15 ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। पहला बिजनेस है पेंट का। अब आप कहोगे कि क्या हम पेंटर बन जाएं और लोगों की दीवारें पेंट करने लगें? ऐसा नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल इंसान पप्पू का। पप्पू सबसे पहले अपने घर की लुगाइयों की बात सुन के एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदता है। बिल्डर उसको फ्लैट कलर करवा के ही बेचता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है घर अपना है तो डिजाइन भी अपना होना चाहिए, और बीवी के कहने पर वो अपने घर के अंदर वापस कलर करवाता है। फ्लैट खरीदे जब उसको 1 साल ही हुआ होता है तो तब तक उसके बच्चे उसके घर की आधी दीवारों पर ड्राइंग वगैरह करके गंद मचा देते हैं। फिर वो उस गंद को छुपाने के लिए और रिश्तेदारों में अपने भौकाल को कायम रखने के लिए घर में वापस कलर करवाता है। लेकिन वो कलर करवाने के बाद भी 10 सालों बाद उसकी घर की दीवारों की वापस क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर परेशान होकर वो वापस पेंट करवाता है, और फिर वो उसके भी 10 साल बाद में और फ्लैट खरीदने के लगभग 15-20 साल बाद में वापस अपने घर को पेंट करवाता है, क्योंकि उसको अपने बेटे की शादी करनी होती है। फिर शादी के बाद में उसका बेटा भी एक फ्लैट खरीद लेता है, और बाद में ये प्रोसेस वापस से शुरू हो जाती है। आज के टाइम पे हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है और हर बिजनेस की डिमांड कम हो रही है। ऊपर से एआई लोगों की नौकरियां खा रहा है, लेकिन वहीं पे पेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर डिमांड कभी भी कम नहीं होती है, और आने वाले 20-30 सालों के अंदर भी इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। इसलिए अगर पेंट के बिजनेस के अंदर आपका एक बार सिक्का चलना शुरू हो गया तो फिर आप पूरी जिंदगी कमाई करोगे। दूसरा तीसरा बिजनेस है प्रॉपर्टीज का। जो लोग फ्लैट में रहते हैं और रेंट भरते हैं वो सोचते हैं कि बस हमारे पास में अपना फ्लैट हो, और जिन लोगों के पास में अपना घर है वो सोचते हैं कि हमारा अगला घर इससे भी बड़ा हो। 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए मेहनत करते हैं कि वो पहले से बड़े डब्बे में रहें। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं अपनी पूरी जिंदगी कि जो वो अगला घर लें वो पिछले वाले से बड़ा हो। और प्रॉपर्टीज का बिजनेस करके आप ऐसे लोगों का फायदा उठा सकते हो। प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर फायदा यह है कि इसमें नुकसान होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान होगा ही क्या। अगर आपने जमीन खरीद ली तो ऐसा तो है नहीं कि कल को कोई इंसान आके कहेगा कि अब से दुनिया के अंदर जमीन डबल हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी का रेट किसी चीज की वजह से गिर भी जाता है तो कुछ ही सालों के अंदर वो रिकवर हो जाता है और पहले से भी कई गुना हो जाता है। अब आप कहोगे कि हमारे पास में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है। तो मैं आपको कब कह रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए प्रॉपर्टीज को खरीदो। आप प्रॉपर्टीज की डील भी करवा सकते हो। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज की डील करवाते हैं, यानी कि उस इंसान को मिलवाते हैं जो कि इंसान प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और उस इंसान को मिलवाते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। इन दोनों की डील करवा के अपना 2 से लेकर 5% का कमीशन कमा लेते हैं। यानी कि अगर ऐसे उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट बिकवा दिया तो उनके 2 से लेकर 5 लाख रुपए बन जाएंगे। और प्रॉपर्टी की डील्स करवाना एक ऐसा काम है जिसके लिए ना तो एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही कोई डिग्री चाहिए, और ना ही इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब ये समझो कि 10 महीने काम करके और डेली एफर्ट डालकर आप एक फ्लैट नहीं बिकवा सकते हो। अगर आपने 10 महीने काम करके एक फ्लैट बिकवा दिया 1 करोड़ रुपए का, और उसमें आपका 5% का कमीशन बन गया, तो आपको मिल जाएंगे 5 लाख रुपए, और 10 महीने के हिसाब से आपकी महीने की कमाई हो जाएगी 50,000 रुपए की। और अगर आपके पास में इकट्ठा पैसा बड़ा है तो आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदकर छोड़ दो। जब तक पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी ना तब तक ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, बस अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना होता है। आपने एक बार अपनी प्रॉपर्टी को या फिर दुकान को किराए पर दे दिया तो बाद में जिस इंसान ने किराए पर लिया है उसका भले कुछ ही हो, भले उसे मुनाफा हो या फिर नुकसान हो, अपने आप बिजनेसेस बदलते रहेंगे और हमेशा टाइम के साथ में चेंज होते रहेंगे। जिस इंसान को बिजनेस में नुकसान होगा वो दुकान छोड़ के जाएगा, और जिस इंसान ने अगला बिजनेस करना होगा वो दुकान में आएगा। चौथा बिजनेस है ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। इस बिजनेस में आप लोगों को कहते हो कि मैं आपको ये चीज करके दे सकता हूँ, और फिर जब सामने वाला इंसान एग्री कर जाता है तब आप उस इंसान को वो चीज करके भी देते हो, लेकिन वो चीज को आप खुद नहीं करते हो बल्कि उस चीज को लोगों से करवाते हो। ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी है एक ड्रॉप सर्विसिंग की कंपनी और आप वीडियो एडिटिंग करके देते हो। मान लेते हैं एक बड़ी कंपनी आपसे एडवर्टीजमेंट बनवाना चाहती है और एडिटिंग उसकी करवाना चाहती है। उसके लिए वो कंपनी आपको 10 मिनट की एडिटिंग के लिए 10,000 रुपए ऑफर करती है। तो फिर आप क्या करोगे, वो प्रोजेक्ट को ले लोगे और फिर उस प्रोजेक्ट को बाकी लोगों से करवाओगे। मान लेते हैं आपने किसी फ्रीलांसर को या फिर वीडियो एडिटर को हायर कर लिया। अब आपने खुद लिए थे उस वीडियो एडिटिंग के लिए 10,000 रुपए, लेकिन आपने वही काम को किसी इंसान से 7,000 रुपए में करवा लिया।
तो बीच का जो 3,000 रुपया बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इस बिजनेस की सबसे मजेदार बात यह है कि आपको खुद कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ क्लाइंट ढूंढने होते हैं जिनको कोई सर्विस चाहिए। और आज के समय में ये बिजनेस काफी ज्यादा डिमांड के अंदर है, क्योंकि हर इंसान को ऑनलाइन सर्विस चाहिए, भले वो वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो। इसके लिए आपको सिर्फ क्लाइंट की जरूरत है, जिसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो या फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी एड्स चला सकते हो। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप सिर्फ 3 महीने काम करके भी महीने की 1 लाख की इनकम में पहुंच सकते हो। और ये बिजनेस स्केलेबल भी बहुत है, यानी कि ये बिजनेस के अंदर आप एक ही जगह पे रुक नहीं जाते हो, बल्कि आप इसको स्केल करते रह सकते हो और अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। मैं तो ऐसे इंसानों को भी जानता हूं जो कि ड्रॉप सर्विसिंग करके महीने के 20-30 लाख रुपए और कुछ लोग तो महीने के करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। 5वां बिजनेस है फ्रीलांसिंग। अब आप पूछोगे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। इसको कुछ ही वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रीलांसिंग का बेसिक सा मतलब होता है योर टाइम, योर प्लेस, योर वर्क एंड यू आर द बॉस। यानी कि इसमें आप जब चाहे तब काम करते हो, जहां पे चाहो वहां पे काम करते हो और जितना चाहे उतना काम करते हो। आज के टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा फ्रीलांसर हैं, यानी कि जब वो फ्री होते हैं तब वो ये काम करते हैं। आपको भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती होंगी जिनको आप लोगों के लिए करके काफी पैसा कमा सकते हो। ये करने के लिए आप फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर जा सकते हो, जहां पर फ्रीलांसर अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और बाद में लोग अपने आप चल के आते हैं उनके पास में काम करवाने के लिए। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप संडे सैटरडे पर फ्रीलांसिंग कर सकते हो और फ्रीलांसिंग के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। अगर आपको एक बार फ्रीलांसिंग समझ आ जाती है तो फिर आप अपनी एक ड्रॉप सर्विसिंग की कंपनी भी खोल सकते हो, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले दिया। छठा बिजनेस है खाने पीने का एक स्टॉल लगाना। यह बिजनेस आपको सुनने में फनी लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको इस बिजनेस को डिटेल में समझाऊंगा ना, आप कहोगे मुझे तो यही बिजनेस करना है। एक बार मैं घूमने के लिए किसी अलग स्टेट में गया हुआ था। घूमते हुए मुझे लगा कि यार नशा टूट रहा है और चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए मैं एक स्टॉल पे चला गया। वो चाय की दुकान थी लड़कियों के हॉस्टल के सामने। मैं जब वहां पे गया तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी और उन लड़कियों को देखने के लिए वहां पे बहुत सारे लड़के खड़े थे। उसकी एक चाय थी 20 रुपए की और मेरे देखते ही देखते उसने 10 मिनट के अंदर 20 चाय बेच दी। यानी कि वो इस हिसाब से बेचता होगा घंटे की 120 चाय। अगर पूरे दिन के हिसाब से यह भी मान ले कि वो डेली की 500 चाय ही बेचता है, तो 20 रुपए की चाय होने की वजह से उसकी डेली की 10,000 की कमाई हो जाती होगी। अगर उसमें से खर्चा भी निकाल दें, वो भी सिर्फ चाय का, तो आराम से डेली का 5 से लेकर 7,000 रुपए का वो प्रॉफिट कर लेता है। यानी कि वो महीने के आराम से 1 लाख रुपए कमा लेता है। लेकिन वहीं पे जो स्टूडेंट उसके पास में आकर चाय पी रहे थे, उन्होंने अपनी डिग्री लेने के लिए 10-10 लाख रुपया खर्चा किया हुआ था और वो नौकरी कर रहे थे महीने की 25,000 रुपए की, जिसमें से खर्चा काटने के बाद में उनको महीने के 5,000 रुपए ही बचते हैं। लेकिन वहीं पे चाय की टपरी वाला महीने के 1 लाख रुपए कमा लेता है। अब मैं आपको खुद चाय की टपरी लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने पूरे शहर के अंदर गोलगप्पे की रेडियां लगवा रखी हैं और वो महीने के 10 लाख से भी ऊपर कमाता है। अब गोलगप्पे की रेडी खोलने के लिए कुछ लगता तो है नहीं, 15,000 की रेडी बन जाती है और जो वो गोलगप्पे बेचने के लिए लड़का रखता है उसको भी वो महीने के 15,000 रुपए ही देता है। यानी कि एक रेडी लगा के देखने का खर्चा है 30,000 रुपए का। वो हर महीने 5 ऐसी जगहें ढूंढता है जहां पे सबसे ज्यादा गोलगप्पे की रेडी चल सकती है और हर महीने 5 रेडियां लगाता है। उन 5 रेडियों में से जिन 1-2 रेडियों से उसको प्रॉफिट होता है उनको वो रख लेता है और बाकियों को हटा के वो अलग जगह पे लगा देता है। और इस तरीके से हर महीने वो ऐसा करता है और ऐसा करने की वजह से पूरे शहर की हर अच्छी जगह पर उसकी गोलगप्पे की रेडी है। और अभी तक वो गरीब गोलगप्पे वालों का फायदा उठाकर उसने अभी तक 3 महंगी गाड़ियां खरीद ली हैं। 8वां बिजनेस है शादियों से रिलेटेड। शादियों से रिलेटेड हर बिजनेस करने के अंदर पैसा है, भले वो शादियों के अंदर खाना सर्व करने वाला केटरिंग का बिजनेस हो या फिर शादियां जहां पर होती हैं मैरिज प्लेस बनाना हो या फिर शादियों को प्लान करना हो। एक डाटा बताता है कि भारत में जो इंसान महीने के 50,000 रुपए कमाता है वो आराम से अपनी बेटी की शादी के अंदर 10 से लेकर 15 लाख रुपए का खर्चा करता है। क्योंकि शादी से रिलेटेड हर बिजनेस करने वाले को पता है कि शादी के अंदर लोग दिल खोलकर खर्चा करते हैं, इसलिए शादी के फंक्शन में लोगों को लूटने का बहुत ही बढ़िया मौका होता है। जो शादियों की एल्बम होती है जिसके अंदर शादी में खींची हुई फोटो वगैरह लगाई जाती है, उसका एक पेज 200 रुपए का बना के देते हैं स्टूडियो वाले। अरे यार, रजिस्टर के पेज इतनी बड़ी शादी की फोटो बनवा रहे हैं, छोटे हाथी की फोटो थोड़ी बनवा रहे हैं 7 फुट की। लेकिन इन लोगों की यूनियन होती है, कोई भी इंसान इनमें से पैसा कम नहीं करता और जो पैसे डिसाइड कर लेते हैं वही लोगों से चार्ज करते हैं। गांव के अंदर मैरिज प्लेस बन जाता है 30 लाख रुपए का और उसका डेली का किराया पता कितना होता है?
30,000 रुपए का। अगर मान लेते हैं शादियों के सीजन के अंदर उसका जो मैरिज प्लेस है वो महीने के अंदर 15 दिन किराए पर लगता है, और जब सीजन नहीं होता है तब सिर्फ 5 बार महीने के अंदर लगता है, तो उसकी हर महीने मैरिज प्लेस किराए पर लगने की एवरेज हुई 10 की। 10 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि वो महीने के आराम से 3 लाख रुपए और साल के आराम से 30 लाख रुपए कमा लेता है। यानी कि अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट को 100% रिकवर कर लेता है, वो भी सिर्फ 1 साल में। इतना रिटर्न आपने और किसी भी चीज के अंदर सुना है? बैंक एफडी करवाओ आपको बैंक वाले कहेंगे कि हम आपको 7% का ब्याज दे रहे हैं, बाकी बैंक तो सिर्फ 6.3 का ब्याज देते हैं, हम आपको 0.7% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे लोग मैरिज प्लेस बनाकर साल का 100% रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने डिसाइड कर रखा है कि उसको 15 लाख रुपए का खर्चा करना है अपनी बेटी की शादी के ऊपर, तो वो 30,000 रुपया खर्चा करने से पहले सोचेगा क्या? इसलिए शादियों से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करने के अंदर बहुत फायदा है। 8वां बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप एक गांव के अंदर भी चले जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक मजदूर के पास में स्मार्टफोन है, फिर आपको दिखेगा कि यार उसकी तो बीवी के पास में भी स्मार्टफोन है, फिर आपको दिखेगा कि उसके तो दोनों बच्चों के पास में भी स्मार्टफोन है। यानी कि आज के टाइम पे जो इंसान स्मार्टफोन ले सकता है उसके पास में स्मार्टफोन है, और आने वाले समय के अंदर जिस इंसान की महंगा फोन खरीदने की औकात नहीं भी है उसके पास में भी स्मार्टफोन होगा। अब ये बताओ कि जो इंसान स्मार्टफोन चलाता है वो अपने फोन के ऊपर क्या देखता है? वो अपने फोन के ऊपर बिजनेस करता है। 99% लोग अपने फोन के ऊपर वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, यानी कि अपने ज्यादातर टाइम के अंदर कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और एक चीज आपने यूट्यूब पे भी नोटिस की है, हर वीडियो चलने से पहले आपको एक ऐड दिखती है, और इन्हीं एड्स को चलाने को कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। इससे ही आपको डिजिटल मार्केटिंग का पोटेंशियल पता चल जाना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग हर चीज पे हो रही है। अब यूट्यूब खोल के देखो, आप अगर यूट्यूब 5 मिनट भी चलाओगे ना तो आपको वहां पे आराम से 10 मशहूरियां दिख जाएंगी। अब आपको मशहूरियां दिख तो रही हैं, लेकिन इनको लगा कौन रहा है? इनको वो लोग लगा रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया ना कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप 3 दिन वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर, चौथे दिन से आप डिजिटल मार्केटिंग करनी शुरू कर दोगे। 8वां बिजनेस है धातुओं का। इसके अंदर सब आता है, गोल्ड, लोहा, सिल्वर, स्टील, सब। धातुओं से रिलेटेड बिजनेस करने के अंदर ये फायदा है कि इनको कभी बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है। मान लेते हैं आपने एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली, तो उसका ज्यादातर खर्चा दुकान बनाने में नहीं आएगा। दुकान बनाने में उसके अंदर के लोग रखने में आएगा सिर्फ 10% खर्चा, लेकिन जो 90% खर्चा होगा वो होगा उसके अंदर गोल्ड रखने में। अगर ऐसा है तो धातुओं से रिलेटेड बिजनेस करने के अंदर नुकसान ही क्या है? अगर वो स्टोर नहीं चला तो गोल्ड को बेचो और पैसा रिकवर हो जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी मेटल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 0 रिस्क होता है, और आप कभी भी धातुओं को बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल कितना है आप इसी से हिसाब किताब लगा लो। आज से कुछ टाइम पहले जिस 1 किलो गोल्ड से एक बकरी आती थी, आज के समय में उस 1 किलो गोल्ड से ऑडी, मर्सिडीज, BMW किसी का भी आप बेस वेरिएंट खरीद सकते हो। और इन गाड़ियों का बेस वेरिएंट भी 50 लाख रुपए का आता है, क्योंकि इन सभी चीजों को गोरों की भाषा के अंदर कहा जाता है गॉड्स मनी, यानी कि भगवान का पैसा। यानी कि जैसे इंसानों ने पैसा बनाया है वैसे इंसानों ने ये सब नहीं बनाया। ये सब पहले से धरती पे था और तब तक धरती पे रहेगा जब तक पूरी धरती ही खत्म नहीं हो जाती। पैसा तो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल कम हो जाता है। अगर आपके पास में आज 100 रुपया है तो अगले साल महंगाई बढ़ जाएगी 10%। अगले साल भी आपकी जेब के अंदर 100 रुपया ही होगा, लेकिन उस 100 रुपए से आप सिर्फ 90 रुपए की ही चीजें खरीद पाओगे। लेकिन वहीं पे धातु एक ऐसी चीज है जिनका प्राइस महंगाई के साथ में बढ़ता है। अब जानते हैं 9वें बिजनेस के बारे में। अमेज़न कुछ ही टाइम पहले भारत के अंदर लॉन्च हुई थर और आज के टाइम पे नंबर 1 कंपनी है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने वाली। एक रीसेंट डाटा बताता है कि अमेज़न ने 2022 के अंदर 21,462 करोड़ रुपया कमाया था, वो भी सिर्फ भारत में। इसी को देखकर शुरू की गई थी फ्लिपकार्ट कंपनी, और ये भी आराम से साल का 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का धंधा कर रही है। स्विगी, जेप्टो, रैपिडो, डेंजो इस तरीके के ब्रांड्स आकर हर महीने करोड़ों रुपए का धंधा कर रही हैं। और फन फैक्ट पता क्या है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां यानी कि 90% कंपनियां खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं। बस ये कंपनियां उन लोगों को कनेक्ट करवाती हैं जो कि प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, और उन लोगों को कनेक्ट करवाती हैं जो कि प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। आपका खाना खाने का मन हो रहा है लेकिन आपका बनाने का मन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? स्विगी या फिर जोमेटो से खाने को ऑर्डर करोगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आपकी इन लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आपको कहीं पर जाना है
तो आप किसी बस के अंदर चढ़ के जाना पसंद करोगे या फिर ओला या उबर करवाकर उसमें जाना पसंद करोगे। यानी कि इन कंपनियों ने कोई अलग चीज नहीं की है, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और जरूरी नहीं है कि दिक्कत को सॉल्व करने वाली कंपनी बनाकर तभी पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम लोगों की सिर्फ वही प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिससे लोगों को एक्चुअल में कोई दिक्कत आ रही है और लोग परेशान हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी पैसा कमाया जा सकता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। कोका कोला कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? मैकडोनाल्ड्स वाले जो कि बर्गर्स को बेचते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? अरे यार, दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन होता है जिसको कहा जाता है डोपामीन, जिसको रिलीज होने पर इंसान को काफी ज्यादा मजा आता है। हर इंसान चाहता है वो खुश रहे और उसके दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता रहे। ये कंपनियां इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। बर्गर खाकर लोगों को मजा आता है, कोका कोला पीकर लोगों को मजा आता है, दारू पीकर लोगों को मजा आता है। लोगों को खुशी देना भी कुछ टाइम के लिए उनके दुख को दूर करना ही होता है। अगर आप भी एक ऐसी कंपनी बना लेते हो जिसके अंदर आप लोगों की किसी स्पेसिफिक दिक्कत को सही कर रहे हो तो आप पैसा बनाओगे। और अगर आपके पास में ऐसी कंपनी बनाने के लिए पैसा भी नहीं है तो आप इस कैटेगरी के अंदर भी स्विगी या फिर जोमेटो जैसी कंपनी बना सकते हो, जिसमें आप सेलर को और कस्टमर को कनेक्ट करवाते हो और अपना कमीशन कमाते हो। 10वां बिजनेस है लोगों को एजुकेशन देना, यानी कि पढ़ाना। आज के समय के अंदर अगर आप देखोगे तो हर इंसान का सपना ये है कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करे, डॉक्टर बने, आईएएस बने। अब ये समझो कि इसमें लाख में से 99,900 लोग तो कमाते नहीं है, यानी कि सिर्फ गिने चुने लोगों की ही नौकरी लगती है और बाकी लोग टलियां बजाते हैं। लेकिन अब ये भी तो समझो कि जिन बाकी लोगों की नौकरी नहीं लगी वो पढ़ाई तो करेंगे। यानी कि इसमें मेन पैसा नौकरियां करने वाले नहीं बल्कि नौकरियां करवाने वाले कमा रहे हैं। अगर आप भी कोई स्कूल खोल लेते हो, कॉलेज खोल लेते हो या फिर कोचिंग सेंटर खोल लेते हो तो आपको चुटकियों के अंदर स्टूडेंट मिलेंगे। और ये भी एक शादियों जैसा ही सेक्टर है। जैसे कि लोग शादियों में पैसा खर्च करने से पहले शर्माते नहीं हैं और खुला खर्चा करते हैं, वैसे लोग इसके अंदर भी करते हैं। लोग अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है अपने बच्चों को नौकरियां लगाने के लिए। और ये तो एजुकेशन सेक्टर का सिर्फ एक पार्ट है। एजुकेशन आप अपने लेवल पे भी लोगों को दे सकते हो। शायद आपको बहुत बढ़िया गिटार बजाना आता है तो आप लोगों को गिटार बजाना सिखा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप यूट्यूब पे लोगों को वीडियो एडिटिंग भी सिखा सकते हो। अगर आपको बोलना बहुत ही अच्छे से आता है और आप जितने चाहे उतने लोगों के सामने बोल सकते हो तो आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग भी सिखा सकते हो। एक नॉर्मल गिटारिस्ट जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर 30,000 फॉलोअर हैं, वो भी लोगों को गिटार सिखाकर महीने के 2 लाख रुपए कमा लेता है। और ये सेक्टर भी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बस वो चीजें बदल जाएंगी जो कि लोग सीखना चाहते हैं। थोड़े टाइम बाद लोग सीखना चाहेंगे एआई को यूज करने के बारे में, एआई से पैसा कमाने के बारे में, फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करने के बारे में। तो आप पहले से वो चीजें सीखनी शुरू कर सकते हो जो कि लोग आने वाले समय के अंदर सीखना पसंद करेंगे। और फिर आप सही टाइम पे सही चीजें सिखाकर मोटा पैसा कमा सकते हो। 11वां बिजनेस है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। और सिर्फ आर्बिट्रेज सस्ती चीज को खरीदकर महंगे में बेचने में नहीं होती। अगर कोई इंसान किसी इंसान से सस्ते में काम करवा रहा है और महंगे में उस काम को बेचकर पैसा कमा रहा है तो वो भी आर्बिट्रेज है। अगर कोई इंसान आज गोल्ड खरीद रहा है 60,000 रुपए के रेट के ऊपर और अगर उसको आज से 10 सालों बाद में 80,000 के रेट के ऊपर बेच रहा है तो वो भी आर्बिट्रेज है। यानी कि अगर इसमें हम कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उसको आर्बिट्रेज ही कहा जाएगा। आर्बिट्रेज का यूज करके आप भी बहुत पैसा कमा सकते हो। आर्बिट्रेज हर चीज में होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के अपने ऑफिस बना रखे हैं, वो भी गांव के अंदर। यानी कि लोग गांव के लोगों से काम करवाते हैं और शहर के लोगों को काम करके देते हैं और बीच का जो प्रॉफिट होता है वो खा जाते हैं और मोटा पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भारत के लोगों से काम करवाते हैं और अमेरिका के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो टाटा की टीसीएस कंपनी है वो यही चीज कर रही है और साल के 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रही है। टीसीएस कंपनी करती पता क्या है? भारत के लोगों से काम करवाती है और बाहर के देशों के अंदर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि इंडिया के अंदर और बाहर के देशों के अंदर फर्क है पीपीपी का, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी का। अगर कोई इंसान भारत के अंदर 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है तो वो इंसान बराबर है अमेरिका के अंदर महीने के 5 लाख रुपए कमाने वाले से। क्योंकि भारत में जो कोका कोला की बोतल 80 रुपए की बिकती है वो अमेरिका के अंदर 500 रुपए की मिलती है। यानी कि वहां पर महंगाई यहां से 5 गुना ज्यादा है और इसी चीज का फायदा लोग उठाते हैं। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट लेते हैं किसी गोरे से और 20,000 रुपए के अंदर वो काम करवा के बाकी 80,000 रुपया अंदर कर लेते हैं। 12वां बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस।
एप्पल, गूगल, नाइकी, जियो, टेस्ला कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इस चीज का यूज ना करती हो। अब आप खुद ही बताओ कि अगर एप्पल ना होता तो क्या एप्पल जैसे स्मार्टफोन ना आते? अगर जियो कंपनी ना होती तो क्या भारत के अंदर सस्ता इंटरनेट ना आता? अगर टेस्ला ना होती तो उस लेवल की इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना आती? अगर गूगल ना होता तो उस तरीके का कोई सर्च इंजन ना आता? अगर यूट्यूब ना होता तो कोई और प्लेटफॉर्म ना आता? आप कहोगे कि फिर कोई पीट्यूब आ जाता। यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस कर रही हो, इन कंपनियों ने कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि हर चीज को टाइम से पहले किया है। इन कंपनियों ने एवरेज हर चीज को 5 साल पहले किया है, उस चीज के मार्केट में उतरने से पहले। जब अच्छे स्मार्टफोन आने वाले थे उससे 5 साल पहले एप्पल ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए। सस्ता इंटरनेट भारत में 2020 में आने वाला था, लेकिन जियो लॉन्च हुआ 2016 में। यानी कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जो कि अगले 5 सालों के अंदर होने वाला है तो आप पक्की बात पैसा कमाओगे। 13वां बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का। इसके अंदर आपको सिर्फ कस्टमर चाहिए होता है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इससे पैसा लोग कुछ ऐसे कमाते हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पेजेस बना लेते हैं प्रोडक्ट के। मान लेते हैं किसी ने कोई बच्चे के प्रोडक्ट वाला पेज बना लिया, तो उसके ऊपर वो अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को दिखाएगा। अगर वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाया तो उसके पक्की बात व्यूज आएंगे। हर वीडियो के अंदर वो सीटे देगा कि इस प्रोडक्ट को आप मेरी बायो के अंदर लिंक है वहां से खरीद सकते हो। वहां पर लोग जाएंगे, प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट उसका खुद का होगा, तो ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्ट होगा किसी जापान में बैठे इंसान का। लोग जब उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो सामने जापान में बैठे बंदे को प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा और उससे प्रोडक्ट मंगवाकर लोगों को बेच देगा। यानी कि इसके अंदर भी इंसान का रिस्क हुआ 0। 14वां बिजनेस है कार रेंटल का। आप किसी मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहर के अंदर जाओ और वहां पे किसी उबर, ओला वाले से पूछो कि भाई तू पैसा कितना कमाता है। वो इंसान आपको कहेगा कि मैं आराम से महीने का 50,000 रुपया कमा लेता हूं। और जो लोग ओवर टाइम करते हैं, रात को भी गाड़ी चलाते हैं, वो कहेंगे कि हम तो महीने के 70 से लेकर 80,000 रुपए भी कमा लेते हैं। लेकिन इतना कमाने वाले ड्राइवर्स के पास में भी अपनी गाड़ी होती नहीं है। अपनी गाड़ी सिर्फ 10% ड्राइवर्स के पास में होती है, बाकी 90% लोग कार रेंट पर लेकर चलाते हैं। 3 लाख रुपए की वैगनार गाड़ी होती है, लेकिन महीने के वो 30,000 किराए पर चढ़ती है। मिनिमम डेली के 1,000 रुपए में लोग उबर, ओला वालों को अपनी गाड़ी किराए पर देते हैं और पूरा साल 365 दिन उनकी गाड़ी किराए पर चढ़ती ही है। अगर कोई इंसान 3 लाख की गाड़ी के ऊपर 30,000 रुपए किराया कमा रहा है तो वो उसका पैसा 1 साल के अंदर रिकवर कर लेता है, यानी कि 100% रिटर्न कमा लेता है। अगर आपके आसपास में ऐसी 10 चीजें हैं जिसको लोग किराए पर देकर पैसा कमाते हैं और उनको आप भी किराए पर दे सकते हो, तो उसमें से 1-2 चीजें ऐसी भी होंगी जो कि 1 साल में ही पैसे को रिकवर कर देंगी। आप ऐसी चीजों को खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और रेंटिंग बिजनेस के अंदर गाड़ी खरीदना तो सबसे महंगी चीज है। ज्यादातर रेंट पर देने वाली चीजें लाख रुपए से सस्ती ही मिल जाती है। 15वां बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन का। अगर आप एक बार एक किताब लिख देते हो और बाद में वो किताब 10 लाख बार भी बिकती है, तो आपको 10 लाख बार वो किताब बेचने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बिना काम किए ही पैसा आएगा। अगर आपने YouTube पर एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर छोड़ दी तो वो आपको अगले 10 साल तक भी कमाई देगी। अगर आपने एक बार एक अच्छा सा कोर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया और बाद में उसको मार्केटिंग करके बेचना शुरू कर दिया, तो बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उससे पूरी जिंदगी कमाई आएगी। यानी कि कंटेंट क्रिएशन एक एंडलेस चीज है जिसको सिर्फ आपको एक बार ही क्रिएट करना पड़ता है और बाद में आपको पूरी जिंदगी कमाई देती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर रिटायर करना चाहते हो और अपनी डेली की 9 to 5 की नौकरी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपके लिए कंटेंट क्रिएशन